हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आज C++ का एक दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वेरिएबल्स। अभी तक हमने C++ में इंट्रोडक्शन देखा था, C++ के फीचर्स देखे थे, फिर हमने बेसिक सिंटेक्स देखा था C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। उसके बाद हमने टोकन्स देखे थे C++ लैंग्वेज के। टोकन्स में हमने जाना था कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है, ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल्स, कॉन्स्टेंट्स। अब हम यहाँ पर आइडेंटिफायर्स का ही एक पार्ट वेरिएबल समझने वाले हैं। सो वेरिएबल बेसिकली होता क्या है? एक वेरिएबल का मतलब होता है नाम उस मेमोरी लोकेशन का जहां पर वैल्यू स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मेरे पास एक वैल्यू है 5 और मुझे स्टोर करना है मेमोरी के अंदर इस 5 वैल्यू को। हम हमारे कंप्यूटर की मेमोरी अभी हमारे समझने के लिए रेक्टेंगल के रूप में 2D प्रेजेंटेशन में समझ रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पर सेव करा रहे हैं वैल्यू, स्टोर करा रहे हैं 5। जब हम ये वैल्यू स्टोर कराते हैं 5, तो उसके पास उसकी खुद की एक पर्सनल मेमोरी एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल वो है 1000। अब ये अभी हम हमारे एग्जाम्पल के लिए हम रीड कर सके, हमने 1000 रखा, बट एक्चुअल में ये हेक्साडेसिमल कोड होता है और काफी लंबा होता है। तो ये कोड हमें याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो हम इसे क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। हमने इस वैल्यू को जहां पर ये मेमोरी लोकेशन में सेव है वहां हमने नाम दे दिया x। तो हमने यहां लिख दिया x इक्वल्स टू 5। तो ये जो x है हमारा, ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल। ये जो हमारे वेरिएबल हैं, इसका नाम ही वेरिएबल, दैट मीन्स इनकी वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। किसी एक पॉइंट पर प्रोग्राम में मुझे इसकी वैल्यू चेंज कर 5 से 6 करना है, तो मैं सिंपली इस तरीके से लिख दूंगी x इक्वल्स टू 6। तो ये वैल्यू यहां से चेंज होकर हो जाएगी 6। ना ही एड्रेस चेंज हुआ, ना ही वेरिएबल का नाम चेंज हुआ, सिर्फ वो वैल्यू चेंज हो गई 6। सो वेरिएबल्स कौन सी वैल्यूज कंटेन करते हैं, जिन्हें हम इजीली चेंज कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं वेरिएबल के नेम्स को जितनी टाइम हम चाहें उतनी बार। ये हमारे मेमोरी लोकेशन में जो एड्रेस होता है उसे रिप्रेजेंट करने का काम करता है, और इसे बनाने का कुछ रूल्स होते हैं, वेरिएबल्स को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। वेरिएबल्स कितने टाइप के हो सकते हैं, जितने टाइप के हमारे पास डेटा है। वेरिएबल x इक्वल्स टू इंट x इक्वल्स टू 5, फ्लोट y इक्वल्स टू 6, कैरेक्टर z इक्वल्स टू a वैल्यू हमने इसको दे दी। फाइन। हम वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का भी बना सकते हैं, स्ट्रिंग a इक्वल्स टू c प्रोग्राम। इस प्रकार हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं वेरिएबल्स के हमारे पास। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास, जैसे कि सी में एक रूल था कि सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन होना चाहिए, नहीं तो डिक्लेरेशन हमारा एक एरर शो करता था, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। वो हमारा अब लिमिटेशन C++ में नहीं है। हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन किसी भी पॉइंट पर कर सकते हैं जहां हमें उसका यूज करना है उससे पहले। अभी जो वेरिएबल्स के हम नाम बनाते हैं, इनके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स हमारे आइडेंटिफायर्स के ही जो रूल्स रहते हैं वो रहते हैं। पहला रूल रहता है कि हमें अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर से ही मिलकर बनाना पड़ता है वेरिएबल का नाम को। हम इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम स्टार्ट या तो अंडरस्कोर से होता है या तो अल्फाबेट से होता है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। वेरिएबल के नाम में स्पेसेस अलाउड नहीं होते हैं। कीवर्ड्स के नाम को हम वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वेरिएबल का नाम एक मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। ये है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल्स में हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं, जिनके टाइप्स हम ऑलरेडी सी लैंग्वेज में समझ चुके हैं। यहां पर अभी हमें जो सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है टाइप, पहला है लोकल वेरिएबल, दूसरा है ग्लोबल वेरिएबल। पहला है लोकल वेरिएबल, दूसरा है ग्लोबल वेरिएबल। हमारे पास इसके अलावा भी वेरिएबल्स रहते हैं। स्टैटिक वेरिएबल रहता है, एक्सटर्न वेरिएबल रहता है, हमारे पास ऑटो वेरिएबल रहता है। ज्यादा डिटेल में हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था सी लैंग्वेज के टाइम पर। आप उसी वीडियो को वापस से देख सकते हैं ताकि आप उस वेरिएबल्स के टाइप्स को समझ सके। अभी हम यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं C++ में। अगर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, यहाँ पर मेन फंक्शन बना रहे हैं, उसके अंदर यहां पर मैंने एक ग्लोबल एरिया में वेरिएबल बना दिया है इंट x नाम का, इक्वल्स टू से वैल्यू दी 5,
और यहाँ मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया है इंट x नाम का, जिसको वैल्यू मैंने दी है 10। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया है और उस ब्लॉक के अंदर एक और x बना दिया मैंने इंट x और उसे वैल्यू दे दी मैंने 20। अब मैंने यहाँ पर प्रिंट कराई है वैल्यू। सो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ यूज करती हूँ किसके लिए, C++ के लिए। और हम इस printf का यूज ना करते हुए, क्योंकि अब हम जानते हैं सी आउट क्या है, जिसे हम और डिटेल में बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के टाइम पर समझेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी आउट और सिंपली लिखेंगे x। फाइन, सी आउट x मैंने एक यहाँ पे लिखा है इस ब्लॉक के अंदर, दूसरा सी आउट मैंने लिखा है इस ब्लॉक के अंदर। फाइन, सो यहां पर जब कंट्रोल जाएगा यहां से रीड करेगा तो हमारे मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा x जिसकी वैल्यू है 5। फिर उसके बाद कंट्रोल यहां गया, यहां से फिर एक वेरिएबल बन गया x जिसकी वैल्यू है 10। यहां पर एक और वेरिएबल है x अलग ब्लॉक में जिसकी वैल्यू है 20। जब यहां से रीड होगा कंपाइलर तो यहां पर प्रिंट करा देगा कंसोल पर 20। फिर उसके बाद यहां से जाएगा कंपाइलर इधर रीड करेगा तो ये x इस ब्लॉक वाला प्रिंट हो जाएगा 10। फाइन, जब ये ब्लॉक यहां एंड हुआ है तो उस टाइम पर ही ये वाला वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसकी मेमोरी खाली हो जाएगी, हम उसको रीयूज कर सकते हैं मेमोरी को। जब ये ब्लॉक ओवर होगा तो ये वाला वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया तो इसकी मेमोरी भी हम रीयूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसका जो पूरा स्कोप है, लाइफ है, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रहेगा और जब तक ये प्रोग्राम रन कर रहा है तब तक ये वेरिएबल की स्कोप रहेगी और x = 5 रहेगा। तो इसीलिए इसे यहां पर बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ये है हमारा लोकल वेरिएबल फॉर मेन फंक्शन और ये है हमारा लोकल वेरिएबल फॉर दिस ब्लॉक। सो इस तरीके से हमारा लोकल वेरिएबल्स यूज करते हैं, हम सेम नाम यूज करते हैं, वेरिएबल्स का सेम नाम यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस का आ रहा है उनके ब्लॉक्स में डिफरेंस आ रहा है। तो ये होती है हमारी स्कोप वेरिएबल्स की। चलिए हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो हम यहाँ पर सबसे पहले हमारी फाइल को सेव कर लेते हैं वेरिएबल। अच्छा, फाइल का नाम हम कीवर्ड के नाम पे रख सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें गलत नहीं है। राइट, तो इसे हमें variable.c ना करते हुए हमें cpp करना है। सो सेव एज करेंगे और यहाँ लिखेंगे variable.cpp। तो हमारी ये न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है, सेव हो गई है। यहाँ पर हम हमारे डॉक्यूमेंट सेक्शन में लिख देते हैं प्रोग्राम फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब यहां पर हम हमारी लिंक सेक्शन यूज करेंगे। सो इंक्लूड iostream.h और दूसरी हेडर फाइल हम इंक्लूड करेंगे conio.h। नेम स्पेस इंक्लूड करने की अभी हमें यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको इंक्लूड करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std। राइट, लेकिन हमें यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार की इसकी जरूरत नहीं है। सो हम यहाँ पर अब हमारे ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इंट x = 5 और यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देती हूँ ग्लोबल वेरिएबल। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर एक मेन फंक्शन बना रहे हैं और इस मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बना रहे हैं x नाम का ही, जिसे हमने वैल्यू दी है 10 और दिस वेरिएबल इज लोकल टू मेन फंक्शन। दैट मीन्स इसकी स्कोप मेन फंक्शन तक ही लिमिटेड है। नेक्स्ट हम यहां पर कर रहे हैं सी आउट x की वैल्यू को और हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज कर लेते हैं ताकि हमारा पुराना आउटपुट क्लियर हो जाए। तो CLR SCR। फिर यहाँ पर मैंने एक और ब्लॉक बनाया और उस ब्लॉक में मैंने एक और x बनाया है जिसे वैल्यू मैंने दी है 20 और इस ब्लॉक के अंदर मैं
उस x की वैल्यू को यहाँ पर, या फिर कौन सी x की वैल्यू प्रिंट होती है वो हम देखते हैं। और ये जो x है हमारा, इसको लिख देते हैं लोकल टू दिस ब्लॉक। उसके बाद हम यहाँ पे सी आउट को यूज करके फिर से एक और एक्स प्रिंट करा दे रहे हैं। अब ये कौन सा एक्स प्रिंट होगा वो हम देखते हैं। तो जितनी हमारी जानकारी है उसके अनुसार यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए एक्स की वो वैल्यू जिसमें हम यहाँ पे न्यू लाइन के लिए स्लैश एन का यूज कर सकते हैं, नहीं तो एक और ऑपरेटर है हमारे पास एंड एल का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। और एंड एल में के बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू हम लिख रहे हैं, तो हम मान रहे हैं ये वाला प्रिंट होगा लोकल मेन इक्वल्स टू लोकल वेरिएबल मेन फंक्शन का। फाइन। उसके बाद हम मान रहे हैं यहां पर प्रिंट होगा लोकल दिस ब्लॉक, मतलब इस ब्लॉक का वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट होगा। तो हम इस तरीके से लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं एंड एल, न्यू लाइन के लिए लिखते हैं एंड एल। और यहां पर हम अगेन मान रहे हैं कि लोकल मेन फंक्शन का प्रिंट होगा। सो लोकल मेन इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे गेट सी एच लगाएंगे, हमारा प्रोग्राम को सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा ऑपरेटर नहीं बनाया था हमने, तो हम इनको वापस सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे। नो एरर्स और रन करेंगे। सो पहला जो हमारा हमने जब सी आउट यूज करा था एक्स के लिए, तो ये लोकल मेन जिसकी वैल्यू 10 थी वही प्रिंट हुई है। दूसरा फिर हमने वापस सी आउट यूज करा था ब्लॉक के वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए, तो यहीं पे 20 प्रिंट हुई है। तीसरा हमने जो वेरिएबल यूज करा था मेन फंक्शन के ही वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए, वही प्रिंट हुई है। लेकिन अगर यहाँ पर इन ब्लॉक्स के अंदर हमें ग्लोबल वेरिएबल किस कंडीशन पे प्रिंट होता, जब हम यहाँ पर मेन फंक्शन में कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर नहीं करती एक्स नाम का, तो उस केस में यहां पर लोकल मेन की जगह पर भी प्रिंट होता ग्लोबल वेरिएबल। तो इसे कंपाइल करेंगे और प्रिंट करेंगे, 5 और 5 प्रिंट हो गया। अब 10 प्रिंट नहीं हो रहा है। और अगर मैंने इस ब्लॉक के अंदर भी वेरिएबल एक्स नहीं बनाया होता तो वो इसे प्रिंट करता 5 5 5। तो कंपाइलर वर्क किस तरीके से करता है, सबसे पहले अगर उस ब्लॉक में एक वेरिएबल को हम कंपाइलर देख रहा है तो वो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन उसी ब्लॉक में देखेगा। अगर उस ब्लॉक में नहीं मिलती है डेफिनेशन तो फिर उस ब्लॉक के बाहर वाले ब्लॉक में देखेगा। अगर उसमें भी नहीं मिलती तो अगर उसके बाहर भी कोई ब्लॉक बना है तो उसमें देखेगा, नहीं तो ग्लोबल एरिया में देखेगा। इसे हम किस तरीके से और समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने मेन फंक्शन में तो वेरिएबल डिफाइन करा है लेकिन ब्लॉक के अंदर नहीं करा है, तो अब यहाँ पे लोकल टू दिस ब्लॉक की जगह पर भी मेन फंक्शन का वेरिएबल प्रिंट होगा। 10 प्रिंट हो गया और ऊपर 10 नीचे 10 नीचे 10। अब हमारा ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट नहीं हुआ है। दैट मींस जिस ब्लॉक में सी आउट था उस ब्लॉक में उसे एक्स वेरिएबल नहीं मिला, तो उसने ब्लॉक के बाहर कंपाइलर ने डेफिनेशन सर्च करी, जहां उसे डेफिनेशन मिली वहां का उसने प्रिंट करा दिया। अब हम अगर एक बार देखें कि अगर हम इस सी आउट को हम डायरेक्ट प्रिंट कराते यहां पर तो क्या प्रिंट होता, तो सी आउट एंड एल लिख लेते हैं हम यहां पर और यहां लिख देते हैं ग्लोबल, कंपाइल करेंगे। तो दो एरर आई है, एक तो पहली एरर टाइप मिसमैच इन रीडिक्लेरेशन ऑफ सी आउट, डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर। तो ये एरर्स हमें क्यों आई हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारा जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, प्रोग्राम को स्टार्ट करने का काम करता है। ये डिक्लेरेशन आप किसी, ये सी आउट आप किसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते थे और उस फंक्शन को आप यहाँ कॉल कर सकते थे, बट डायरेक्टली आप यहाँ पर सी आउट ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते हो। सो ये था हमारे वेरिएबल्स का डेमोन्स्ट्रेशन कि हम वेरिएबल्स को किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं और उनका स्कोप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं।